एम्बेसडर गाड़ियां आगे थी और 2 एम्बेसडर गाड़ियां पीछे थी, बाबा साहब की गाड़ी के पीछे। और उनको बिल्कुल हिफाजत से उन्होंने चंद्रपुर तक पहुंचाया, क्योंकि उस समय बाबा साहब की तबीयत इतनी खराब थी। फिर भी बाबा साहब बहुत ही उत्सुक थे। ट्रांसपोर्ट था, नहीं था ऐसा नहीं, लेकिन डीसीपी जो गाड़ियां चलती थी, वो ठेकेदार जो थे उसके, वो उसमें शूद्र लोगों को, महार लोगों को बैठने नहीं देते थे। तो बेचारे ये आजू बाजू के गांव से 40-50 किलोमीटर पैदल चलते हुए लोग बड़े खुशी से आए। दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। हम विगत 12, 13, 14 अक्टूबर से इस धम्म क्रांति का जो उत्सव है, जिसको धम्म दीक्षा दिवस कह के पूरी दुनिया में एक तरीके से सेलिब्रेशन किया जाता है, उसी के कड़ी में हम लोग देखते हैं कि जब 14 अक्टूबर 1956 की बाबा साहब आम्बेडकर की धम्म दीक्षा दिन की जो एक नागपुर में जो पहल हुई, उसके बाद लाखों लोगों ने नागपुर में धम्म दीक्षा लेने के बाद उसी के 2 दिन के बाद 16 अक्टूबर 1956 को नागपुर से लगा हुआ जो चंद्रपुर का एरिया है, जो एक दक्षिण भारत का बॉर्डर भी है, जहां उसके बाद दक्षिण भारत चालू होता है, वहां पर नागपुर ने लोगों के आग्रह पर और खास बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे और उनकी फैमिली के आग्रह पर चंद्रपुर में धम्म दीक्षा का प्रोग्राम का आयोजन का स्वीकार किया और एक ऐतिहासिक पहल की, एक क्रांति की पहल हुई जिससे, और चंद्रपुर में जिस तरह का नागपुर में लोगों की जिंदगी में बदलाव आया 1956 की इस क्रांति के बाद, उसी की सेकंड कड़ी में चंद्रपुर में 1956 में 16 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक धम्म दीक्षा का आयोजन चंद्रपुर में किया। उसी के कुछ यादें उस प्रोग्राम में हमारे साथ आज जो एक मेहमान है, गौतमी डोंगरे खोब्रागडे मैडम, वो उस कार्यक्रम में एक आई विटनेस थी। मात्र 1.5 वर्ष की आयु थी उनकी उस वक्त, लेकिन जो उनकी दादी थी, उन्होंने जो इंदिराबाई खोब्रागडे, उन्होंने जो उनकी जहन ताजी की या जहन में जो बातें आई उनको, वो जो बताती गई, वो बातें आज हम उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। हम देखते हैं कि एक इतिहास का एक बहुत बड़ा एक 68 ईयर का एक फासला हो गया है, लेकिन लोगों के जहन में आज भी उस जो प्रोग्राम में थे उनमें वो यादें ताजा है। तो हम देखते हैं कि जो प्रोग्राम हुआ, तकरीबन जो गैजेट है और जो सरकारी आंकड़े हैं, या एक तरीके से हम देखते हैं कि जो रिकॉर्ड है, जो राइटर्स लोगों ने लिखा, उसमें तकरीबन 3 से 4 लाख लोगों का जिक्र आता है। तो वो लोग कहाँ से थे, और कुछ यादें आप कुछ ताजा कर पाएगी? कौन सी यादें थी वो? ये जो है 16 अक्टूबर 1956 में बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे इनके कहने पे और देवाजी बापू खोब्रागडे इनके कहने पे बाबा साहब जब यहाँ आए चंद्रपुर में, तो उस समय मैं 1.5 साल की थी। अपने पिताजी के साथ, बाबा साहब के साथ मेरा फोटो है। और उस समय आजू बाजू के आलापल्ली है, गढ़चिरौली है, और काफ़ी जगह से 2-3 लाख लोग आए थे उस समय। और जब बाबा साहब को बैरिस्टर साहब ने लाया था, तो वो नागपुर से जाम होते हुए चंद्रपुर नहीं लाया, उनको मूल से होते हुए लाया। जैसे नागपुर ब्रह्मपुरी आता है ना, मूल के पास से, वहाँ से होते हुए लाया। और 2 एम्बेसडर गाड़ियां आगे थी और 2 एम्बेसडर गाड़ियां पीछे थी, बाबा साहब की गाड़ी के पीछे। और उनको बिल्कुल हिफाजत से उन्होंने चंद्रपुर तक पहुंचाया, क्योंकि उस समय बाबा साहब की तबीयत इतनी खराब थी। फिर भी बाबा साहब बहुत ही उत्सुक थे वहाँ पे, यानी उस वक्त धम्म दीक्षा देने के लिए। का भी उतना साधन नहीं था। लोग अभी रेलवे से आ जाते हैं। हम देखते हैं कि चंद्रपुर का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है, जिसे उस वक्त चांदा कहा गया। उसके पहले हम देखते हैं कि चंद्रपुर के नाम अलग अलग वक्त में अलग अलग बदलते गए, और आज चंद्रपुर के नाम से जाना जाता है। तो उस वक्त जो परिस्थिति थी, उसको किस तरीके से विवेचना और एक विवरण के साथ आप प्रस्तुत करेंगे? ये क्या है, वहाँ पे उस समय ट्रांसपोर्ट तो बहुत मुश्किल था। ट्रांसपोर्ट था, नहीं था ऐसा नहीं, लेकिन डीसीपी जो गाड़ियां चलती थी, वो ठेकेदार जो थे उसके, वो उसमें शूद्र लोगों को, महार लोगों को बैठने नहीं देते थे। तो बेचारे ये आजू बाजू के गांव से 40-50 किलोमीटर पैदल चलते हुए लोग बड़े खुशी से आए।
कि ये इतना बड़ा पर्व है उनके लिए, जो बाबा साहब हमें एक बौद्ध दीक्षा दे रहे हैं। बौद्ध ने जो धम्म दीक्षा जो दी उन्होंने, और बहुत सालों से बाबा साहब ने उसके ऊपर कौन सी दीक्षा देनी चाहिए, मुस्लिम या और कोई धम्म की देनी चाहिए, सब लोग तो उनके पास पहुंचे थे, लेकिन धम्म दीक्षा उन्होंने बुद्ध की दी। यानी वो उसमें स्टडी करके उन्होंने वो निवारण खोजा। निवारण खोजा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ स्टडी करके बाबा साहब ने जो दिया, तो लोग भी तत्पर थे कि हमें ये मिल रहा है आसानी से, बाबा साहब जो करेंगे वो सही होगा, और बहुत उस समय आनंदित थे। इसलिए लोग उस समय तो चंद्रपुर में सफेद कपड़ों के जो ये थे दुकानें नहीं, दुकानें जो थी कपड़ों की, सफेद कपड़ा बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि धम्म दीक्षा के समय बाबा साहब ने कहा था कि आपने वाइट ड्रेस पहनना चाहिए, तो इसलिए वो पूरा खत्म हो गया था। और लाल ड्रेस में समता सैनिक दल थे, उन्होंने लाल ड्रेस पहना था। जैसे ही बाबा साहब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनका स्वागत किया, और देवाजी बापू ने उनके गले में माला डाल के स्वागत किया। और जैसे इतना बड़ा ये बनाया था दीक्षा भूमि पे, जो आज की दीक्षा भूमि है चंद्रपुर की दीक्षा और भूमि उस वक्त में का चांदा चांदा बहुत बड़ा स्टेज था। अच्छा। बहुत बड़ा स्टेज बनाया हुआ था, और स्वागत अध्यक्ष तो देवाजी खोबरागड़े ही थे, और उनके को जो मित्र परिवार था वो मंडल में थे उसके। तो इन लोगों ने, और वहाँ पे श्रीहरि, हेमचंद्र, श्याम, गिरीश खोबरागड़े, उसके बाद जमुनादास खोबरागड़े और मारतराव खोबरागड़े, ये सब लोग, इन लोगों ने सब अरेंजमेंट की थी। और चंद्रपुर के जो रहवासी थे उस समय के, वो भी उसमें बहुत उत्साहित थे। उन लोगों ने भी बहुत कोऑपरेशन देके वो जो माहौल था, वो जो बनाया हुआ कि भाई धम्म दीक्षा इतने आनंद के इसमें हो रही है, यानी लोग एक तरीके से लोग अपना, जिस तरीके से बाबा साहब बोलते हैं मेरा आज पुनर्जन्म हो रहा है, हाँ, तो एक स्पिरिचुअलिटी के साथ, आध्यात्म के साथ वो एक तरीके से नए जिंदगी में प्रवेश कर रहे थे। हाँ। आपने जैसे बताया कि लोग 40, 50, 100 किलोमीटर से लोग पैदल आए थे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी। और जो बाबा साहब के साथ लोग आए थे, हाँ, और कुछ दक्षिण भारत से भी लोग आए थे, क्योंकि चंद्रपुर से दक्षिण भारत आलापल्ली के बाद लगा हुआ एरिया है। कुछ आपके यादों में कुछ चीजें होगी, हाँ, जो दर्शकों का आप बता पाए। मारुतराव खोबरागड़े जो मेरे चाचा है, उन्होंने बताया कि ये जो है एन शिवराज साहब और ईश्वरी बाई, ये सब आए थे जो साउथ इंडिया से थे, साउथ इंडिया से आए हुए थे। और वो लक्की है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश है, वो वहाँ से भी काफी लोग आए थे और उन्होंने अटेंड किया था। और बाबा साहब जब स्टेज पे गए तो उनसे चलना तो नहीं होता था, लेकिन वो जब गए तो उन्होंने केवल 5 मिनट ही भाषण दिया, 5 या 7 मिनट, ज़्यादा बात नहीं कर सके। बस इतना ही कहा बाबा साहब ने लोगों को कि आप ये जो है जानवर, मरे हुए जानवर, इनको खींच के मत लेके जाओ, मरे हुए जानवरों को खींचना बंद कर दो। और उनका जो ये जो कोई फेंकता है अनाज और तुम खाते हो, ऐसा नहीं, स्वाभिमान से तुम रहो, भले ही तुम भूखे रहोगे लेकिन तुम स्वाभिमान से रहो, और पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, और अच्छे राजनीति में भी जाओ, शिक्षा भी लो। ये सब उन्होंने उसी समय बताया। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आते हैं 2024 में। आप किस तरीके से देखते हैं, एक लेजेंडरी फैमिली थी खोबरागड़े फैमिली, व्यवसाय में थी, उद्योग घराने से थी, जैसा हमने पिछले कड़ी में भी आपसे बात की, लेकिन आज जो स्थिति देखते हैं हम दीक्षा भूमि की, चंद्रपुर की खास तौर पर, एक तरीके से हम देखते हैं कि वहां पर कुछ कार्य अधूरे हैं। तो किस तरीके से, यानी एक तरीके से दो प्रश्न रहेंगे मेरे। एक तरीके से पॉजिटिव देखते हैं कि लोगों की जिंदगी में बदलाव आया, पर जो स्मारक समिति है वो एक तरीके से किस वजह से शिकार हो गई कि वो एक तरीके से जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और वो जो निर्मित थी वो नहीं हो पाई। वो क्या हुआ, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारे घर के सब लोग जो है, जैसे बैरिस्टर साहब से लेके जितने भी भाई थे, वो जल्दी ही गुजर गए, और उसके बाद जो डिसीजन लिया गया वो रॉन्ग डिसीजन लिया गया, और वो खोबरागड़े घराने से
दूर हो गया। अच्छा। और लेकिन बैरिस्टर साहब ने वो जो इंस्टीट्यूशन और दीक्षा भूमि जो बनाई हुई थी, वो इसीलिए कि यहाँ चंद्रपुर के और आजू बाजू के लोगों को बहुत, यानी वहाँ पे पढ़ने के लिए गरीब लोग आएंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। उन्होंने हॉस्टल भी खोला था वहाँ जमुनादास खोब्रागड़े के घर में, अंबेडकर हॉस्टल करके। तो गांव से लोग आते थे वहाँ पे, वो रहते थे, शिक्षा लेते थे। और जब धम्म दीक्षा हो गई तो श्रीहरि खोब्रागड़े जाके उन लोगों को धम्म देसना देते थे, उनके गांव गांव में जाते थे। ये सब वो तब होता था। तो ये ट्रेजेडी है कि पेड़ एक ने लगाया, फल एक खा रहे हैं। अच्छा, इस ठीक है। टाइप हम का हम हो गया। हम देखते हैं मैडम, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव भी आया। हाँ। काफी लोग फॉरेन चले गए उस या। रिवॉल्यूशन के बाद। हाँ। यानी उस रिवॉल्यूशन को फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से भी कंपेयर किया जा सकता है। हाँ। यानी लोगों की जिंदगी में जब बिना ब्लड की बूंद गिरे, लोगों की जिंदगी में एक तरीके से एक नया ज्ञान प्रवेश होता है, और वो विज्ञानवादी सोच के साथ दुनिया भर में फैल गए। हमने इंटेलेक्चुअल्स पैदा किए, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, अब्रॉड में गए लोग। तो आपको क्या लगता है, इस समीक्षा जब करते हैं आप 68 साल की, 68 ईयर की, तो इसमें किस तरीके से सकारात्मक आप देखते हैं इसको? आप खुद ही देख लीजिए, चंद्रपुर से तो बैरिस्टर साहब तो ये बन के आ ही गए, बैरिस्टर बन के आ ही गए। उसके बाद जमुनादास खोब्रागड़े ये भी वहाँ से अपनी मेडिकल की शिक्षा लेके आ गए। तो FRCS हाँ जी, कहते हैं हाँ जी। उसको। तो वो भी आ गए। और काफ़ी हमारे चंद्रपुर के आजू बाजू में बाजू के लोग और चंद्रपुर के लोग भी दिल्ली में अफसर करके बहुत सारे चले गए हैं। जो समाज बांधव थे। हाँ, समाज बांधव थे। और अभी भी आप चंद्रपुर में देखेंगे ना, जितने कहीं पे भी इतने लोग नहीं होंगे कि जितने वो बुद्ध धम्म को मानते हैं। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी, वो 22 प्रतिज्ञा के अनुसार ही चलते हैं। वो जैसे हिंदू धर्म के पहले के जो रीति रिवाज थे, वो नहीं मानते। वो बहुत कट्टर है एकदम। और वहाँ पे तो क्लासेस चलते रहती है धम्म देसना की, और उसके अनुसार ही होना चाहिए। अम्बेडकरवादी बुद्ध जो दीक्षा है, धम्म दीक्षा है, वो अलग है थोड़ी, क्योंकि पहले की तो वो थोड़ी ब्राह्मणवादी थी। उसमें अंधश्रद्धा ये वो सब था, लेकिन बाबा साहब ने वैसा नहीं किया है। इसलिए चंद्रपुर के लोग उस बात को बहुत फॉलो करते हैं। अभी एक अंत में, भारत देश में एक तरीके से हम देखते हैं ओबीसी समाज, आदिवासी समाज अलग अलग तरीके से धम्म दीक्षित हो रहा है। वो बुद्धा के पाथ को, साइंटिफिक वे को अंगीकार कर रहा है। हाँ। तो उनको आपने ये एक यानी चंद्रपुर की जो धम्म दीक्षा हुई, हाँ। तो आप किस तरीके से उनको एक मैसेज देंगे कि वो अपनी जिंदगी को इस रास्ते में आगे अग्रसर हो? उन्होंने 22 प्रतिज्ञा तो माननी चाहिए। और उन्होंने ये देखा होगा कि हमारे ये जो महार कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि महार कम्युनिटी ने बाबा साहब की जो शिक्षा है, शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी हाँ, है, शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है, उसने उनको बहुत यानी स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। वो अंधश्रद्धा में नहीं गए, और इसलिए आगे बढ़े हैं। और ज़्यादा शिक्षित होके वो अच्छे अच्छे पदों पे चले गए हैं, और साइंटिस्ट बने, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और बहुत अच्छे पदों पे गए हैं वो। लड़कियां भी गई हैं, महिलाएं भी गई हैं। तो बाकी की जो बहुजन समाज है दूसरा, ये सब अंधश्रद्धा में रहने के कारण उनका इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बुद्ध भगवान ने जो बताया है, उनकी जो शिक्षा है, वो अगर आप आत्मसात करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि उन्होंने भी पंचशील जो दिया है, वो सबसे बड़ा यानी मूल मंत्र है। अगर उस राह पे 5 मंत्रों पे चलोगे आप, तो इजीली आपका जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से आगे जाके अगले राह पे बहुत सुसंस्कारित हो जाएगा। बच्चे भी अच्छे निकलेंगे, और अच्छा वातावरण भी रहेगा। तो ये फॉलो करना इतनी इजी बात नहीं है, लेकिन करना चाहिए। अंधविश्वास में कुछ भी नहीं होता, कितना भी करे तो भी कुछ होता नहीं है। तो ये अगर फॉलो करेंगे तो आपका प्रोग्रेस बिल्कुल 100% मैं कहती हूँ कि है। अच्छा,
पॉजिटिव रहिए, एक तरीके से विज्ञानवादी रहिए, तर्कवादी रहिए, ऐसा मैडम का कहना है। हम देखते हैं कि नागपुर को क्यों चुना, ये हिस्टोरियन लोगों ने बताया कि नागवंशी द्रविडियन परंपरा के कारण नागपुर को चुना गया। लेकिन चंद्रपुर का बाबा साहब जब इतिहास में जिक्र करते हैं तो ये जो सातवाहन किंगडम का बेल्ट था, सातवाहनों ने शुंगों को हराया, और जो मदर कल्चर में नाम आता है, जैसा हम देखते हैं कि महाप्रजापति गौतमी हो गया, एक गौतमी सातकर्णी करके जो नाम आता है, ये सातवाहन बेल्ट जो था पूरा दक्षिण कौशल से लेके चंद्रपुर तक फैला हुआ जो बेल्ट था, इसीलिए बाबा साहब ने इसको चुना, क्योंकि ये भी एक नागवंशीय परंपरा का एक तरीके से सिंबॉलिक ये था। तो चंद्रपुर और नागपुर, ये जो क्रांति हुई, ये एक वैश्विक क्रांति थी, पूरे विश्व के लोगों ने इसको नोटिस किया। आप देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी, हम जोड़े रखेंगे चंद्रपुर से आपको। जय भीम सबको।